बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गल्फ पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान एनी बाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इशू ऑफ द डे। इशू ऑफ द डे में आज हम डिस्कस करने लगे हैं यासिन मलिक को, जिन्हें उम्र कैद की आज सज़ा सुना दी गई है, और इसके अलावा बात करेंगे लॉन्ग मार्च के हवाले से। और आज जो डिस्कशन स्पेशल होगी वो होगी यास्मीन राशिद के हवाले से कि उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया गया, किस तरह से उनकी गाड़ी को तोड़ा गया और उनको इस कदर चोटें पहुँचाई जो कि बिल्कुल से नाहक थी। इस सब चीज़ों पर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट इकबाल शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। आज हम याद कर रहे हैं आज़ादी कश्मीर के हीरो की। वैसे तो बहुत ज़्यादा हीरो हैं, अली गिलानी साहब हैं और आप कह सकते हैं मीर वाज फ़ारूक साहब हैं, उनकी मकामी क़यादत भी है। लेकिन जो लोग इस वक्त कह सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट जिनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती, वो यासीन मलिक हैं। आप देख सकते हैं कि जब से पाकिस्तान बना है और जिसको क़यादत मोहम्मद अली जिन्ना ने कश्मीर को अपनी शाहरग कहा था, उस शाहरग से अभी तक लहू टपक रहा है। वो आप देख रहे हैं कि कश्मीर में जो कमों भी 1 लाख के करीब कब्रें हैं, आप हर घर में शहीद देख सकते हैं। ये बहुत बड़ा ज़ालिमाना फ़ैसला था जो बरतानवी हुकूमत ने, जब वो इस सब कॉन्टिनेंट को छोड़ के जा रहे थे और इंडिया और पाकिस्तान मुल्क बन रहे थे, तो ये प्रिंसली स्टेट था। प्रिंसली स्टेट का मतलब ये है तो होता है कि वो किसी भी मुल्क के साथ इल्हाक कर सकते हैं। लेकिन उस दौरान के जो उनके हुक्मरान थे, उन्होंने इंडियन फ़ौज को दावत दी और उसके बाद 1948 में पाकिस्तान के कबाइल उन्होंने वहाँ जाके हमला किया। और ये जो अब हमारे पास कश्मीर है, जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, और ये हम तकरीबन वो कश्मीर में फ़तेह होने के करीब था जब जवाहरलाल नेहरू ने फौरी तौर पर यूनाइटेड नेशन ने एक फौरी करारदाद पेश की कि हमें जंग रोक देनी चाहिए। हम जो भी करारदादें इस वक्त हैं यूनाइटेड नेशन उस पर अमल करेंगे। उसके तहत इस जो राय शुमारी है उसके तहत अगर ये शामिल होना चाहें पाकिस्तान में या इंडिया में तो हम हाज़िर हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि आज तक ऐसा नहीं हुआ। वो कश्मीरी अपनी जद्दोजहद के लिए, अपनी आज़ादी की जद्दोजहद के लिए वो लड़ रहे हैं। कश्मीर के मतलब एक और बात है जो नाइंसाफ़ी के ऊपर मबनी, जब पाकिस्तान बना तो उसी तरह आप कह सकते हैं कि बरतानिया ने जो हम सारे जुल्म किया, वो हमारे 5 दरिया भी उधर ही से आते हैं। उसमें हमें प्रॉब्लम यही, बल्कि कई दफ़ा जब लोग कहते हैं ना कि भी वो शाहरग है, तो मैं कहता हूँ वो 5 उंगलियों की तरह है। 5 दरिया हमारे जिनमें खून बह रहा है। उसमें दरिया सतलज को फिर अयूब खान के दौर में इंडिया को दे दिया गया और दरिया रावी दे दिया गया। 3 दरिया हमारे पास रह गए। तो यासीन मलिक इस चीज़ को, इस तहरीक को लेके जितनी जवामर्दी से आगे बढ़ते रहे, तो आज आपने देखा कि 8 साल के बाद उनको उम्र कैद की सज़ा और 10 लाख का जुर्माना किया गया। और उनकी जो 8-10 साल की बच्ची है वो भी रो रही है। आज पाकिस्तान सारा उदास है कि इंडिया जो है वहाँ जो जुल्म सितम का 7 लाख फ़ौज वहाँ मौजूद है जो कैद की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। वहाँ जवान लड़कियों को अगवा करके वो रैप करते हैं, ले जाते हैं। ऐसे बड़े बुरे हालात हैं। पाकिस्तान की टोटल फ़ौज तकरीबन 6 या 7 लाख है, यानी अगर दूसरी चीज़ों को मिला के दिया 7 लाख है, वरना रेगुलर फ़ौज 6.5 लाख है। तो इंडिया ने सिर्फ कश्मीर के लिए, जहाँ की 80 लाख आबादी उस मकबूजा जम्मू कश्मीर में है, तो उसमें उन्होंने 7 लाख फ़ौज रखी है। इसका मतलब हर घर के आगे फ़ौजी ही उनका बैठा हुआ है और हर घर में रोज़ाना कोई ना कोई वाक़या होता है। बहरहाल यह है कि इसके लिए पूरी दुनिया को सोचना चाहिए और जो दुनिया के अदारे हैं उनसे हम भी अपनी मुखातब हैं कि जो ह्यूमन राइट्स के अदारे हैं, जो सिविल सोसाइटी के अदारे हैं, या यूनाइटेड नेशन है जो कहते हैं कि इंसाफ के अदारे हैं, इंटरनेशनल जो इंसाफ की अदालतें हैं, उनको नोटिस लेना चाहिए, उस बेगुनाह को रिहा करना चाहिए। क्योंकि आज़ादी की तहरीक में आज़ादी के लिए लड़ना हर आज़ादी पसंद का हक हासिल है। ये बड़ी सख्त। तो इकबाल साहब, जिस तरह उम्र कैद की सज़ा दे दी गई है, तो उसके अलावा ऐसा हो सकता है कि कैद से मतलब ये रिहाई भी दे दें इन्हें कि ये हो गया, वेब डन हो गया, कि ये उम्र कैद हो गई है? तो होती है, लेकिन आप देखें हिंदुस्तान में आप जिस तरह किस्म का इंसाफ है और जो मुसलमानों को मिलता है वो ऐसा नहीं है। ये तो पाकिस्तान में है, सारे मुसलमान उधर अक्सरियत में रहते हैं। ये हम कह सकते हैं वहाँ तो एक नरेंद्र मोदी, वो बाकायदा बीजेपी जिसको आप फाशिस्ट किस्म की पार्टी का सरबराह है, उसने तो गुजरात में हज़ारों लोगों को मरवा दिया था। तो उसी का ये है कि 370 उसने ख़त्म की। उसकी जो अलहदा हैसियत थी वो उन्होंने एक तरफा ख़त्म की है, वो हम नहीं मानते हैं। 48 उन्होंने ख़त्म की। अब वहाँ ज़मीनें वो ख़रीद लेते हैं।
आप समझ सकते हैं हमारे जो आज़ाद कश्मीर है, हम वहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकते, हम उसको आज़ाद मुल्क कहते हैं। हम वहाँ का वज़ीर-ए-आज़म अलहदा है, वहाँ सदर अलहदा है, उन्होंने ये भी ख़त्म करके वहाँ का अब उन्होंने एक कानून पास किया है कि वहाँ से ज़मीनें खरीदी जा सकती हैं हिंदुओं को, यानी मुस्लिम आबादी को मेजॉरिटी से माइनॉरिटी में तब्दील करने के लिए वो काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। तो ये है इस वक्त का सिनेरियो। अच्छा, इसके अलावा मुझे बताएं, राना सनाउल्लाह बड़े बोलते नज़र आ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि जो जलसा है इमरान खान का नाकाम हो चुका है और जगह जगह आप देख रहे हैं कि यास्मीन राशिद के साथ क्या हो रहा है और जितने भी हमारे रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के, उनके साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा। तो क्या कहेंगे आप? देखो, झूठ के कोई पाँव नहीं होते। पहली बात तो यह है कि ये काफ़ी दिनों से इमरान खान ने मुख्तलिफ जगहों को बड़े बड़े जलसों के बाद ऐलान किया था कि मैं 20 तारीख को बाकायदा लॉन्ग मार्च का ऐलान करूंगा। जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है वो आवाम की अगर दोस्त हो, आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो आइन में दर्ज है उस पर सोचती तो उनके नेगोशिएशन की जा सकती थी। फिर ख़ास तौर पर मुक़्तदरा क़ुव्वतें, जिसको इमरान खान न्यूट्रल कहते हैं, जिसको डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट कह सकते हैं और डायरेक्टली फ़ौज ही कह सकते हैं, उनको ने इशारा दिया था कि मैं 20 को ऐलान करूंगा तो कोई मामला तय किए जाएं, क्योंकि ये जो हुकूमत आई है ये एक एक वोट पर खड़ी है और जिस तरह आई है सबको पता है। और मेरा मुतालबा भी एक ही है कि नए इलेक्शन करवाए जाएं। और वो मुतालबा कोई इसका अभी नहीं है। जब यही जो इस वक्त हुकूमत है ये अपोजिशन में थी तो लॉन्ग मार्च बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किए थे कि जल्द इलेक्शन करवाए जाएं। ये जाली हुकूमत है। फजलुर रहमान ने भी कहा था कि ये जाली हुकूमत है, सिलेक्टेड हुकूमत है, फ़ौरन ये है कि इलेक्शन करवाए जाएँ। इस तरह मुस्लिम लीग नून और सारी अलाइज पार्टियों का कई दफ़ा इनका लॉन्ग मार्च हुआ कि जल्द इलेक्शन करवाए जाएँ। अब देखें डॉलर जो ज़्यादा बढ़ रहा है, उस वक्त थोड़ा सा बढ़ा था तो प्रेशर आ गया IMF का भी, FATF का भी, अमेरिका का ख़ास तौर पर। तो फिर उस दबाव में जो बैरूनी साजिश जिसको इमरान खान साहब कहते हैं, मैं कहता हूँ इसको इन्वेस्टिगेशन को छोड़ दें। अगर वो साजिश नहीं थी तो बैन ऐसा ही ब्लू प्रिंट जो उन्होंने छापा था ऐसे फिर क्यों हुआ? उन्हीं दिनों में नो कॉन्फिडेंस आ जाती है, उन्हीं दिनों में PTI के मेंबर्स को सिंध हाउस में इकट्ठा किया जाता है, उसी तरह पंजाब के MPs को अलग इकट्ठा किया जाता है, पार्टी विद इन पार्टीज को तकसीम किया जाता है। उसी तरह फिर पार्लियामेंट के बाहर लास्ट डे आ जाती है, वैन आ जाती है, प्रिजनर वैन आ जाती है। उसी दिन रात के 12 बजे सारी अदालतें खुल जाती हैं। मतलब हाथ पाँव बांध के तो आपने वो काम कर दिया जिसके लिए कोई ज़रूरत नहीं थी। ये हैं आजकल के हालात। अब उसी बात को जो वो खुद मान रहा था अपनी हुकूमत में, उसके लिए लॉन्ग मार्च हो रहे हैं, हर बड़े बड़े जगहों पर जलसे। तो इकबाल साहब, ये जो लॉन्ग मार्च हो रही है, आज होने जा रही है, बल्कि होने लगी है, तो इसमें आप क्या समझते हैं कि क्या नतीजा निकलेगा? लॉन्ग मार्च जो है सिविलाइज दुनिया में, तो लॉन्ग मार्च का मतलब ये होता है कि 20-20 लाख बंदा इकट्ठा हो जाता है। कुछ ज़रूरी नहीं है कि उस आगे कंटेनर इकट्ठे करके तो आप लोगों को घर से ना निकलने दें, फिर गिने। जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब क्या उन्होंने बात किया, वो कहते हैं 200-250 बंदा था। आप मुझे बताइए कि ये कोई बात मानेगा? अगर पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला ये कहता है तो जो TV पर जिस पर कहता है उसी TV को लोग सुनते हैं, वो सोशल मीडिया पर जाता है तो देखने वाले अंधे हैं कि कितने बंदे थे। और दूसरा यह है कि PTI के जो मेंबर लोग हैं या PTI के जो लवर्स हैं, उनकी जो फॉलोइंग है, वो गुंडे तो उस तरह के है ही नहीं। वो तो और तरह के पढ़े लिखे बेचारों को रोको तो रुक जाएंगे। लेकिन ये है कि जो उनका खुश फहमी है, इससे निकलना इसलिए ज़रूरी है कि आप बंदों को मत गिने। इतने सारा पाकिस्तान बंद करके तो फिर तादाद तो फिर ऐसी, अगर कोई और हुकूमत हो तो फिर ऐसा ही हो सकता है। मसलन जब मुझे याद है कि लाहौर में स्मार रोड पर तहरीक निजात के दौरान मार्टन से मियां नवाज शरीफ साहब निकलना था तो कितने को लोग निकले थे, माल रोड पर मौजूद थे। वजह कि पुलिस की ताकत से, रेंजर की ताकत से, एजेंसी की ताकत से तो नहीं हो सकता ऐसा। वो तो नहीं को निकलने देगा तो फौज आ जाके नहीं निकलने देगी। अच्छा इकबाल साहब, मुझे एक और चीज़ बताइएगा कि जैसे आज लॉन्ग मार्च भी है, तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत का या PTI का आपस में कोई मुआहदा तय हो सकता है? 22 तारीख को जब पेशावर में उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, 2-3 घंटे पहले उनसे बात की जा सकती थी, इसको रहने दो। वो क्या कह रहा है? वो ये भी नहीं कह रहा सुबह इलेक्शन हो, वो कह रहा इलेक्शन की तारीख अनाउंस करो। चलो, आपने अगर IMF से या बजट पेश करना है, या आपके 2 काम है, NAP को ऑर्डिनेंस को अमेंड करना है और जो इलेक्शन रिफॉर्म करने हैं, उसके लिए अजलास प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने आज हुक्म दे दिया, बुला लिया गया है नेक्स्ट डे। उसमें क्या होगा? सारी कौम देख रही है कि NAP को ख़त्म किया जाएगा, जो हमारे गैर ममालिक में लोग हैं उनको वोट के हक़ से महरूम किया जाएगा, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो मशीन है उसको ख़त्म किया जाएगा, और NAP के मतलब जो आप कह सकते हैं कि NAP को इस तरह कमज़ोर कर दिया जाएगा कि वो फिर ये जो केसेस कुछ आपको नज़र आ रहे हैं ये नहीं होंगे।
यही था एक एजेंडा, वो एजेंडे पर काम हो रहा है और जिस दिन सक्सेसफुल हो गया तो इलेक्शन हो जाएंगे। अच्छा इकबाल साहब, लास्ट में मैं ये पूछूंगी आपसे कि जैसे ही जलसे हो रहे हैं, अब देखें सदाकत अब्बासी का जुलूस बड़े जोश खरोश से आ रहा है फैज़ाबाद से, और उसके अलावा कराची और सिंध में जितना भी प्रॉब्लम हो रहा है, वहाँ पे झड़पें हो रही हैं, मार कुटाई हो रही है, कंटेनर्स को गिराया जा रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये करना नहीं चाहिए था, इसलिए कि ये गलत रवायत है, हुकूमत का कोई पता नहीं होता। और फिर ये आप देखेंगे बेइज्जती वाली कौन सी बात है कि जो सियासतदान आता है वो उसी पुलिस से जिससे मार खा रहा होता है, डंडे पहचान भी रहा होता है किसने मुझे डंडे मारे थे, उसी से दूसरे को मरवाता है। इसका मतलब ये मारने वाला एक ही रहता है। तो ये बेहयाई है कि आप अपनी इज्जत किसी के हाथ में पकड़ाते हैं। देखो, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी केस है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी है कि दोनों ऑर्डर किए हैं, सड़कें खोली जाएँ, कोई रोक नहीं सकता, आइन में लिखा हुआ है। आप मुझे बताइए कि अगर आइन में लिखा हुआ तो किसी ने चाटना है आइन को, लिखे हुए को होना तो ये चाहिए कि नंबर 1 अगर आइन में लिखा हुआ है तो जो वायलेशन करता है उसे सजा क्यों नहीं देते? ये कह के रिट चली गई है तो सुबह से उसकी हेयरिंग हो रही है, सुबह की रिट गई हुई है तो लोग मार खा रहे हैं। जिस तरह अभी आपने कहा कि यास्मीन राशिद इंटरनेशनल हीरो है कोविड के दौरान, और वो कैंसर में सर्वाइवर है, कैंसर से हुआ है, उसके बाल झड़ गए सर के सारे। फिर जस्टिस नासर इकबाल के घर आप घुस जाते हैं, छलांगे लगा दीजिए, कायदे जो अल्लामा इकबाल की बहू है। फिर आप जनाब अली जहाँ आपका दिल करता है वो उनको पकड़ लेते हैं। और हमादर को भी शल लगा थोड़ी देर पहले। मसला आप कर क्या रहे हैं? आप इसका मतलब ये है कि जो लोग तजियाकार हैं, जो दुनिया इस वक्त देख रही है कि पाकिस्तान में इस वक्त गुस्सा, नाराज़गी और लोगों में टॉलरेंस कम होती जा रही है, वो किसी को बुरा बेशक लगे, लेकिन हम हालात को बिल्कुल श्रीलंका की तरफ लेके जा रहे हैं। अब दोस्तों के साथ लड़ रहा है, रिश्तेदारों के साथ लड़ रहा है, सियासी पार्टियों के वर्कर आपस में पहले इकट्ठे होते थे, सिर्फ वोट के टाइम अलग होते थे, अब वो किसी की बात बर्दाश्त नहीं करता। आप ग्रुप्स में देख लेंगे, लोग गालियाँ निकाल रहे हैं एक दूसरे को, अच्छे बड़े दोस्त ख़त्म हो गए। तो मसला ये आहिस्ता आहिस्ता ये खाना जंगी कैफियत पैदा हो जाए, बचेगा फिर कोई नहीं। अल्लाह ताला ने इंसान को जिस तरीके से पैदा किया और कहा है कि तुम कुछ भी नहीं हो, ज़मीन पर अकड़ के मत चलो, क्योंकि तुम ज़मीन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए होश के नाखून लेने चाहिए। टाइम बड़ा कम है, हो सकता है किसी वक्त कोई ऐसी यहाँ टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट आ जाए, फिर लेने के देने पड़ जाएँ। सब सियासी जमातों को होश के नाखून लेने चाहिए। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, आप सीनियर एनालिस्ट इकबाल शाहिद साहब की बात सुन रहे थे। अब देखिए लॉन्ग मार्च में क्या आउटपुट आता है, क्या नतीजा आता है, क्या राना सनाउल्लाह ने जो भी बातें की कि जलसा नाकाम हो चुका है, देखते हैं क्या होता है। इंशाल्लाह रहेगी मुलाकात आपसे दोबारा इशू ऑफ द डे में। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह ने के बाद।